मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो तीसरा अनुपूरक है कि क्या शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और जो गांव में रसोइयां जो बहुत गरीब रहती हैं उनको मानदेय बढ़ाने पर विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स और उनकी फैमिली, उनको जोड़ लिया गया है। दूसरी बात, सोशल सिक्योरिटी भी उनको दी गई है। तीसरी बात, धर्मेंद्र जी अब सुनिए हमारी बात। नहीं, बात नहीं सुननी इनको। आशा वर्कर्स खड़ा होके फिर बातें करने लग जाते हो। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, श्री अनिल प्रधान विषय पर पूछिए, बात अपनी करिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार और धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में सर हर वर्ष लगभग 15 से 20 हजार शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सरकार या माननीय मंत्री जी सदन में दावा करते हैं कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में छात्रों के नामांकन में 10 से 20% की वृद्धि हो रही है। ये जो रटा रटाया जवाब सरकार का चल रहा है, ये वास्तविक जवाब सही जवाब है या जो जमीनी स्तर पर हकीकत वो दूसरी है? मैं कहना चाहूंगा सर कि आज जो हमारे युवा भाई बहन हैं नई भर्तियों के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। बेसिक के स्कूल जर्जर अवस्था में है और उनकी स्थिति खस्ता हाल है। इन जगहों पर नए भवन बनाकर विद्यालय संचालन की जगह स्कूल और मर्ज अथवा बंद करने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। निःशुल्क शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। जब हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, तो एक बच्चे के लिए भी अगर एक स्कूल खोलना पड़े तो सरकार को एक बच्चे के लिए भी स्कूल की व्यवस्था करना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से कहना है सर कि जिस तरह देश और प्रदेश में IAS, IPS, PCS की वैकेंसी हर साल भरी जा सकती है, तो चूंकि शिक्षा भी महत्वपूर्ण तत्व है समाज के लिए, इसी प्रकार शिक्षकों की भी भर्ती प्रतिवर्ष होनी चाहिए। आपके माध्यम से सर मेरा पहला अनुपूरक है माननीय मंत्री जी से कि क्या माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में BTC, टेट, CTET उत्तीर्ण बेरोजगार हमारे जो भाई बहन हैं, क्या बेसिक शिक्षा विभाग में के जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए नई शिक्षक भर्ती लाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और विगत कई वर्षों से जो 69,000 भर्ती एवं जूनियर एडेड भर्ती की जो प्रक्रिया अपूर्ण है उसको पूर्ण करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो दूसरा अनुपूरक मानवर आपके माध्यम से कि क्या सरकार जिन विद्यालयों को मर्ज और बंद कर रही है, ऐसे विद्यालयों को मर्ज और बंद करने की स्थिति में या न करके उन विद्यालयों को प्राइवेट स्कूलों की भांति आधुनिकीकरण करके उन पर क्या क्लासेस शुरू करने का काम करेंगी? और आखिरी मानवर आपके माध्यम से है कि सर जो समान अनुपात शिक्षक और छात्रों को अनुपात होता है उसमें ये दूसरा ही है ना, आखिरी जो है सर, ये दूसरा आखिरी, चौथा आखिरी, तीसरा कि सर जो अनुपात समानुपात की बात होती है शिक्षकों और बच्चों की, उसमें सर शिक्षा मित्र और अनुदेशक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो तीसरा अनुपूरक है कि क्या शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और जो गांव में रसोइयां जो बहुत गरीब रहती हैं उनको मानदेय बढ़ाने पर विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? शिक्षक सिर्फ पढ़ाने का ही काम नहीं करता बल्कि राष्ट्र निर्माता है। बच्चे हमारे भारत के भविष्य। आज जहां विद्यालयों में शिक्षक होने चाहिए वहाँ कक्षाएं शून्य हैं, ताले लटके हैं कमरे में, निराश बच्चे हैं। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, शिक्षा से जुड़े हुए, बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। शिक्षकों की और छात्रों की संख्या को लेकर के माननीय सदस्य ने जानकारी करना चाहिए। वर्तमान में जिस तरह से मैंने अपने उत्तर में भी स्पष्ट किया है, जो सदन में रखा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में 1,93,389 बच्चे एनरोल्ड हैं और उनके सापेक्ष 3,38,590 अध्यापक अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। इसी के साथ साथ मैंने उत्तर में ये लिखा कि 1,43,450 शिक्षा मित्र भी इन्हीं विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य करा रहे हैं। और जो मानक बनाया गया है उच्च प्राथमिक और प्राथमिक का 30 बच्चों पे एक शिक्षक होने का और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पे एक शिक्षक होने का, उच्च प्राथमिक में 14,803 बच्चे हमारे नामांकित हैं और 1,20,860 अध्यापक कार्यरत हैं और 25,223 अनुदेशक भी कार्यरत हैं जिनके द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।
अगर हम इस अनुपात को देखेंगे, जो रेशियो बनाया हुआ है, ये वर्तमान में जो 30 1 और 35 1 का है, ये हमारी इस छात्र संख्या के हिसाब से अभी पूरा है। लेकिन हम इसको और बेहतर बनाने के लिए अब प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब ये मर्जर की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है। पहली बात तो ये कि मैंने कहा कि आयुष्मान भारत में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स और उनकी फैमिली, उनको जोड़ लिया गया है। दूसरी बात, सोशल सिक्योरिटी भी उनको दी गई है। तीसरी बात, धर्मेंद्र जी अब सुनिए हमारी बात। नहीं, बात नहीं सुननी इनको। आशा वर्कर्स, खड़ा होके फिर बातें करने लग जाते हो। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को हमने आयुष्मान भारत में भी जोड़ा है, सोशल सिक्योरिटी में भी जोड़ा, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में भी जोड़ा है, तो उनको सोशल के दृष्टि से। दूसरा कि अभी मिशन स्टीयरिंग ग्रुप नेशनल हेल्थ मिशन में हमने आशा वर्कर्स के हर एक्टिविटी पर उनके लिए उनके स्टाइपेंड्स को बढ़ाया है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपने तरफ से उनको करती है, ताकि वो जो काम कर रहे हैं उनको लाभ मिल सके और उसका पारितोषिक मिल सके, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। जो आपने बात की कि ये हमारे कई प्रोसीजर्स को जोड़ना है, सारे प्रोसीजर्स जुड़े हुए हैं। 1960 27 डिसिप्लिन में सब कवर होते हैं, सारे के सारे। फिर भी जो छूट जाते हैं उसके लिए हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर्स अलग से फंड होता है। जो गरीब लोग होते हैं, जिनको आवश्यकता होती है, उनको 15 लाख तक का हम उसमें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। 15 लाख रुपये का हम सपोर्ट देते हैं। इसलिए कोई भी गरीब न छूट जाए, इसकी हम व्यवस्था करते हैं। और ये जो आपने बात की कि ट्रेनिंग के दृष्टि से, तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं, वो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसकी भी हम चिंता करते हैं। आपने एम्स के बारे में कहा, हम उसके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं कि हम हर एक साल सभी एम्स की अलग अलग फैकल्टी की सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है। वह सिलेक्शन कमेटी समय समय पर सिलेक्शन करती है। उसी तरीके से साल में 2 बार हम नर्सिस की भी ट्रेनिंग करते हैं, नर्सिस की भी एग्जामिनेशन लेते हैं। हम बी और सी ग्रुप के भी लोगों का एग्जामिनेशन लेते हैं।